जैसे इंडिया की एक सिंगल सैलरी स्लिप बनानी हो तो कैसे बनेगी? हाउ डू वी इवन बिगिन टू कैलकुलेट कि एक कंट्री ने एक साल में टोटल कितना पैसा कमाया? इट्स अ मैसिव माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, राइट? बिल्कुल। और इसी मैसिव क्वेश्चन का आंसर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का ईकेजी जैसा है। ईकेजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, ये हमें बताता है कि इकोनॉमी का दिल ठीक से धड़क रहा है या नहीं। एग्जैक्टली तो दोस्तों, आज हम इसी ईकेजी को डिकोड करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा टफ लगते थे तो आज के बाद नहीं लगेंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। सही बात है। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि ये जर्नी आपको मिस नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखता है? हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की 3 पावरफुल मेथड्स, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम मेथड को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब को डिकोड करेंगे। ओके। फिर रियल और नॉमिनल जीडीपी का इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझे में। एंड फाइनली अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, है ना? यस, क्या जीडीपी सच में किसी देश की खुशियों का यानी वेलफेयर का सही इंडिकेटर है? लेट्स अनपैक दिस। टॉपिक 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रॉड मैक्रो थीम्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेशनल इनकम। Okay, let's start with the absolute basics. Final goods, capital goods, and more. The essential vocabulary. बेसिकली ये वो कोर आइडियाज हैं जिनके बिना हम नेशनल इनकम को आगे समझ ही नहीं सकते। Right, बिल्डिंग ही नहीं बन सकती। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल टू मेक इट सुपर क्लियर। इमेजिन अ सिंपल टी-शर्ट। ठीक है। उसको बनाने में कॉटन लगा। कॉटन इज अ रॉ मटेरियल। फिर उससे यान बना, फिर क्लॉथ और फाइनली टी-शर्ट बनी। यहाँ टी-शर्ट फाइनल गुड है जो आप और हम डायरेक्टली यूज करते हैं, और वो जो कॉटन, यान, क्लॉथ थे, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। समझे? Absolutely. Now let's get into the deep discussion. इसका इंट्रोडक्शन ये है कि why do we even need to differentiate between these goods? हाँ, जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हमने डिफरेंशिएट नहीं किया तो हम एक ही चीज की वैल्यू बार बार गिनते रहेंगे। इसे कहते हैं डबल काउंटिंग, और ये इकोनॉमी की एक झूठी फूली हुई पिक्चर दिखाएगा। राइट। बैकग्राउंड इसका क्या है? ये आइडिया नया नहीं है। एडम स्मिथ ने अपनी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में बताया था कि एक देश की वेल्थ उसके सोने चांदी से नहीं बल्कि उसके साल भर के फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से बनती है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट्स उसी फ्लो को एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ एक बहुत कूल पॉइंट है। क्या? कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट, ये उसके नेचर पर नहीं, उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है। जैसे आपने घर के लिए जो चीनी खरीदी वो एक फाइनल गुड है, ठीक है। बट एक हलवाई ने जो चीनी अपनी मिठाई के लिए खरीदी वो एक इंटरमीडिएट गुड है। सो द यूज मैटर्स। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट, कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स जैसे फूड, क्लोथ्स, जो हम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। राइट। इनमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आते हैं जैसे टीवी, कार, जो जल्दी खत्म नहीं होते। ओके। दूसरे हैं कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, टूल्स, ट्रक्स। ये दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन। गॉट इट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? स्टॉक वर्सेस फ्लोज। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, सो लिसन केयरफुली। स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। जैसे 1 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ओके, एक स्नैपशॉट। एग्जैक्टली। और फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है। जैसे जनवरी के महीने में आपकी सैलरी कितनी आई। अच्छा, अ वीडियो। परफेक्ट। टेक्स्ट बुक का वाटर टैंक एग्जाम्पल भी मस्त है। टैंक में जो पानी है वो स्टॉक है, और टैप से जो पानी आ रहा है वो फ्लो है। सिंपल ना? बहुत सिंपल। और आखिरी कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इकोनॉमी में जो नए कैपिटल गुड्स ऐड होते हैं उसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है। बट पुरानी मशीन्स में नॉर्मल वेयर एंड टेयर भी होता है जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सही है। जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट। यही है हमारे कैपिटल स्टॉक में होने वाला असली एडिशन। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इन कॉन्सेप्ट्स को एक्यूरेटली यूज करके ही सरकार और इकोनॉमिस्ट आगे की पॉलिसीज बना पाते हैं। अगर डेटा ही गलत होगा तो देश के लिए बनाई गई पॉलिसी भी गलत हो सकती है। बिल्कुल। सो इसका कंक्लूजन यही है कि ये बेसिक टर्म्स नेशनल इनकम की बिल्डिंग के फाउंडेशन ब्रिक्स हैं। इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना मतलब इम्पॉसिबल है। चलो, इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, एक कार जो मैं पर्सनल यूज के लिए खरीदता हूं और एक कार जो एक टैक्सी कंपनी खरीदती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल है। आपकी कार एक कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड है क्योंकि आप उसे फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन टैक्सी कंपनी की कार एक कैपिटल गुड है। क्यों? क्योंकि वो उससे सर्विस यानी प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं। देखा, आखिर में यही मैटर करता है। गॉट इट। अब ये बताओ, डबल काउंटिंग का एरर अवॉइड करना आखिर इतना जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट सच अ बिग डील? इमेजिन हमने एक कार की फाइनल प्राइस मानो 10 लाख काउंट कर ली। ठीक है। फिर हमने उस कार में लगे स्टील की वैल्यू 1 लाख रुपए,
टायर्स की वैल्यू 20,000 रुपए भी अलग से काउंट कर ली। ओह, ओके। तो हमने इकोनॉमी की वैल्यू 1.2 लाख से झूठ-मूठ में बढ़ा दी, जबकि स्टील और टायर्स की वैल्यू कार की फाइनल प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। राइट, दिस विल गिव अ फॉल्स इन्फ्लेटेड पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। समझे? एग्जैक्टली। ओके, दैट मेक्स सेंस। अब डेप्रिसिएशन के बारे में, क्या ये पैसा रियल में हर साल पे किया जाता है? नहीं, इट्स एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। हम बस मानते हैं कि मशीन की वैल्यू हर साल थोड़ी कम हो रही है ड्यू टू वेयर एंड टेयर। अच्छा। इट्स एन एनुअल अलाउंस फॉर वेयर एंड टेयर। असली पैसा तब खर्च होगा जब मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। स्टॉक्स और फ्लोज को याद रखने का कोई सिंपल ट्रिक है? आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड। बिल्कुल। स्टॉक इज अ स्नैपशॉट, एक फोटो एट अ पॉइंट इन टाइम। राइट। फ्लो इज अ वीडियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आपकी टोटल वेल्थ एक फोटो है, आपकी मंथली इनकम एक वीडियो। इससे सिंपल कुछ नहीं। ब्रिलियंट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन। एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए या कैपिटल गुड्स? व्हाट्स द ट्रेड ऑफ? शॉर्ट टर्म में एक ट्रेड ऑफ है। अगर हम सारे रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, फैक्ट्रीज बनाने में लगा देंगे तो आज के लिए कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे। करेक्ट। फूड, क्लोथ्स कम बनेंगे। बट लॉन्ग टर्म में वही कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को इतना बढ़ा देंगे कि फ्यूचर में हम और भी ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बना पाएंगे। So it's about balancing today and tomorrow. Precisely. Now pause and practice saying net investment equals gross investment minus depreciation, and it represents the new addition to capital stock. In short, understanding the difference between final, intermediate goods, stocks flows, and investment depreciation is the first step to accurately measuring a nation's income. Topic 2, circular flow of income and methods of calculating national income. Broad micro theme, the economy as a circle. Okay, so we have all these different parts: goods, investment, stocks, flows. But how do they all connect? हाँ, ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? The core idea here is that in an economy, money never really stops moving. It just goes round and round. इस टॉपिक का हेडिंग है How money goes round and round. ये कॉन्सेप्ट बताता है कि एक सिंपल इकोनॉमी में पैसा हाउस होल्ड्स यानी हम जैसे परिवार और फर्म्स यानी कंपनीज के बीच में एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिंपल मॉडल। Let's use a real life example. सोचो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, तो आप यानी हाउस होल्ड अपनी सर्विस यानी लेबर एक फर्म को दे रहे हैं। सही। बदले में कंपनी आपको सैलरी देती है, तो फर्म्स ने पेमेंट की हाउस होल्ड्स को। फिर आप उस सैलरी से उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो हाउस होल्ड्स ने पैसा खर्च किया फर्म्स के गुड्स पर। अच्छा, देखा, पैसा घूमकर वापस फर्म के पास पहुंच गया। दैट्स द सर्कुलर फ्लो। परफेक्ट एग्जाम्पल। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि इकोनॉमी को समझने का ये सबसे सिंपल मॉडल है राइट। और इससे हमें एक बहुत पावरफुल इंसाइट मिलती है। प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों चीजें एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। 3 sides of the same coin. एग्जैक्टली। इसका बैकग्राउंड ये है कि ऑफ कोर्स ये मॉडल एक सिंप्लीफाइड इकोनॉमी अज्यूम करता है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट, सेविंग्स, फॉरेन ट्रेड कुछ नहीं है। Right. Real world is much more complex, but this model gives us a powerful foundational idea about how an economy functions at its core. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इस सिंपल मॉडल में दो प्लेयर्स हैं, हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स, ओके। और दो मार्केट्स हैं, प्रोडक्ट मार्केट जहां गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं, और फैक्टर मार्केट जहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है। अगर आप सोर्स के फिगर 2.1 को देखें तो ऊपर का लूप प्रोडक्ट मार्केट है, हाउसहोल्ड्स पैसा दे रहे हैं और फर्म्स गुड्स दे रही हैं। और नीचे का लूप? नीचे का लूप फैक्टर मार्केट है, हाउसहोल्ड सर्विसेज दे रहे हैं जैसे लेबर और फर्म्स उनके लिए पेमेंट्स दे रही हैं जैसे वेजेस। गॉट इट। और इसको मेजर कैसे करते हैं? हम इस सर्कुलर फ्लो को 3 पॉइंट्स पर मेजर कर सकते हैं और तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। 3 पॉइंट्स कौन से? पहला प्रोडक्ट मेथड, यानी फर्म्स ने टोटल कितने वैल्यू का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, हाउसहोल्ड्स ने उन गुड्स एंड सर्विसेज पर टोटल कितना खर्च किया। और तीसरा? तीसरा इनकम मेथड, हाउसहोल्ड्स ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से टोटल कितनी इनकम अर्न की, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट सब मिलाकर। वाओ, तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? ये आइडेंटिटी यानी प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम नेशनल इनकम अकाउंटिंग का बेसिस है। अच्छा। इससे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी सीएसओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस डेटा को क्रॉस चेक कर पाती हैं। अगर तीनों मेथड से आंसर अलग आ रहा है, मतलब डेटा में कुछ गड़बड़ है। सही। सो इसका कंक्लूजन है कि पैसा रुकता नहीं, बहता है, और इस फ्लो को 3 अलग-अलग तरीकों से मेजर करके हम एक ही नंबर पर पहुंचते हैं, द नेशनल इनकम। दिस इज फैसिनेटिंग, बट आई हैव सम क्वेश्चंस। अगर इस सिंपल मॉडल में हम सेविंग्स ऐड कर दें तो क्या अब सर्कल ब्रेक हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। ब्रेक नहीं होगा, बट एक लीकेज आ जाएगा। लीकेज? हाँ, जो पैसा आपने सेव कर लिया वो डायरेक्टली फर्म्स के पास कंजम्पशन के थ्रू नहीं पहुंचा। राइट। इस लीकेज को बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी में एक इंजेक्शन भी होना चाहिए। जैसे आपका सेव किया हुआ पैसा बैंक के थ्रू एक फर्म को एज अ लोन मिलता है फॉर इन्वेस्टमेंट। ओह, सो इन्वेस्टमेंट बिकम्स एन इंजेक्शन। एग्जैक्टली। द कोर आइडिया रिमेन्स टोटल लीकेज मस्ट इक्वल टोटल इंजेक्शन फॉर द इकोनॉमी टू बी इन इक्विलिब्रियम। और असली दुनिया में क्या तीनों मेथड से एग्जैक्टली सेम आंसर आता है? Theoretically, yes, they must be equal. और प्रैक्टिकली? Practically,
डेटा कलेक्शन में थोड़े बहुत एरर्स और डिस्क्रेपेंसीज हो सकती हैं, बट दे शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेंशन किया, ये आखिर हैं क्या? थोड़ा डिटेल में बताओ। 4 है, हमेशा याद रखना। ओके, नंबर 1 लेबर यानी ह्यूमन एफर्ट, जिसके बदले मिलती है वेज। ठीक है। नंबर 2 कैपिटल यानी मशीन्स टूल्स, जिसके बदले मिलता है इंटरेस्ट। राइट। नंबर 3 लैंड यानी नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके बदले मिलता है रेंट। और चौथा? एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द बिजनेस ओनर, जिसके बदले मिलता है प्रॉफिट। WRIP, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सही? ओके, दिस इज अ बिट ऑफ अ पैराडॉक्स। अगर लोग ज्यादा खर्च करने लगें तो सर्कुलर फ्लो के हिसाब से क्या उनकी इनकम बढ़ जाएगी? स्पेंड मोर टू अर्न मोर? एट अ मैक्रो लेवल यस, दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अच्छा, अगर सब लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो हायर डिमांड होगी। फर्म्स को लगेगा कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। राइट। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए वो ज्यादा लोगों को हायर करेंगी Yes. या ज्यादा वेजेस देंगी, तो ओवरऑल इनकम इन द इकोनॉमी विल एक्चुअली राइज। राइट। दैट्स द मैजिक ऑफ द सर्कुलर फ्लो। So what's the main point of this simple model when the real economy is so complex with government, banks and foreign trade? मॉडल्स आर मेंट टू सिंप्लीफाई रियलिटी टू एक्सप्लेन अ कोर कॉन्सेप्ट। Right. इस मॉडल का मेन पर्पस ये हाईलाइट करना है कि प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। Practicing. In a simple economy, the aggregate value of goods and services can be calculated by the product method, the expenditure method, or the income method, and all three must be equal. In short, the circular flow model shows that money circulates between households and firms, and this flow can be measured as production, income, or expenditure. Topic 3. The product or value-added method. Broad micro theme. Measuring what we make. Okay, तो अब हम तीनों मेथड्स को एक-एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला है प्रोडक्ट मेथड, जिसका हेडिंग है वैल्यू एडेड, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। इस मेथड में हम एक कंट्री में प्रोड्यूस्ड सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को ऐड करते हैं, पर इसका की कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड। यही इस मेथड का हीरो है। Let's use a simple example from the source to understand this hero concept. सोचो एक फार्मर है जिसने 100 रुपीस का वीट प्रोड्यूस किया। ठीक है। Assume उसने कोई इंटरमीडिएट इनपुट नहीं यूज किया, सो फार्मर का वैल्यू एडेड इक्वल्स 100 रुपीज। ओके, अब फार्मर इसमें से 50 रुपीस का वीट एक बेकर को बेचता है। बेकर उस वीट से 200 रुपीस की ब्रेड बनाता है। बेकर का वैल्यू एडेड कितना हुआ? इट इज वैल्यू ऑफ हिज आउटपुट यानी 200 रुपीस माइनस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड ही यूज्ड यानी 50 रुपीस। तो 150। एग्जैक्टली। तो इकोनॉमी का टोटल प्रोडक्शन यानी जीडीपी हुआ इक्वल्स टू फार्मर्स वैल्यू एडेड प्लस बेकर्स वैल्यू एडेड इक्वल्स टू 100 प्लस 150 इक्वल्स टू 250 रुपीस। सिंपल। बिल्कुल। अगर हम 100 प्लस 200 यानी 300 करते तो वो डबल काउंटिंग होती क्योंकि वीट की वैल्यू 2 बार काउंट हो जाती। एग्जैक्टली। नाउ फॉर द डीप डाइव। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि सबसे इंट्यूटिव मेथड यही लगता है, जितना बनाया सब जोड़ दो। हाँ, आसान लगता है। बट इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप है, डबल काउंटिंग। इससे बचने का असली टूल है वैल्यू एडेड। इसका बैकग्राउंड क्या है? अर्ली इकोनॉमिस्ट इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड, व्हिच इज द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म टू द टोटल प्रोडक्शन, सॉल्व दिस प्रॉब्लम एलिगेंटली। ठीक है, तो कोर लॉजिक। इसका फॉर्मूला सिंपल है, VA is equal to value of a firm's production, value of intermediate goods used by the firm. ओके। फिर से वही ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट आता है, GVA वर्सेस NVA। अगर हम वैल्यू एडेड में से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं तो वो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। राइट। और अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो वो NVA है, नेट वैल्यू एडेड। NVA is equals to GVA depreciation. सही। अब एक ट्रिकी चीज आती है इन्वेंट्रीज। ध्यान से सुनो। ओके। इन्वेंट्रीज होते हैं अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल्स। अगर साल के एंड में एक फर्म की इन्वेंट्रीज बढ़ जाती हैं तो वो भी इस साल के प्रोडक्शन का ही पार्ट है, भले ही वो बिका ना हो। सो चेंज इन इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। और इस चेंज को क्या मानते हैं? इस चेंज इन इन्वेंट्रीज को हम उस फर्म द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इंटरेस्टिंग। और इसमें भी प्लान्ड वर्सेस अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज होती हैं। अगर सेल्स एक्सपेक्टेड से कम हुई तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो जाती है, और ज्यादा हुई तो? अगर सेल्स एक्सपेक्टेड से ज्यादा हुई तो अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन हो जाती है। गॉट इट। तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? जब हम इकोनॉमी की सारी फर्म्स के ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA को सम अप करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP इज इक्वल टू सिग्मा GVI। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये मेथड हमें सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन बताता है, जैसे इंडिया की GDP में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग का कितना और सर्विसेज का कितना। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी का कौन सा इंजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन ये है कि द प्रोडक्ट मेथड through the powerful lens of value added gives a clear picture of the net production in an economy, effectively avoiding the dangerous pitfall of double counting. This is great. I have some clarifying questions. तो अगर एक फर्म ने कुछ बनाया बट वो साल के एंड तक बिका नहीं
तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगा? बिल्कुल होगा। वो चेंज इन इन्वेंटरीज के फॉर्म में काउंट होगा। अच्छा। हाँ, बिकॉज प्रोडक्शन तो हुआ है, भले ही सेल ना हुई हो। Inventories are treated as a form of investment by the firm in itself. ओके, और अनप्लैन्ड accumulation ऑफ इन्वेंट्रीज फर्म के लिए अच्छा सिग्नल है या बुरा? Generally, it's a negative signal. क्यों? इसका साफ-साफ मतलब है कि demand was lower than the firm expected. ये देखकर फर्म्स शायद फ्यूचर में अपना प्रोडक्शन कट करेंगी। जीवीए और जीडीपी में असली में कोई डिफरेंस है? दे साउंड द सेम। At a conceptual level, for the whole economy, they're very close. The technical formula है sum of all GVA at basic prices plus net product taxes is equal to GDP at market prices. ओके, इससे आगे समझेंगे। हाँ, For now, you can think of the sum of all GVAs as the GDP from the production side. Okay, one last thing. ये जो वैल्यू एडेड है एक फर्म का, वो आखिर जाता कहाँ है? Who gets it? वही तो सर्कुलर फ्लो है। The value added is distributed among the four factors of production. अच्छा, Workers को as wages, landlord को as rent, capital provider को as interest, and the entrepreneur को as profit. It doesn't disappear into thin air. right. So the value created must be equal to the income distributed. That makes sense. What are the three major categories of investment then? याद रखना 3 है। First, rise in inventories जिसे हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। Second, fixed business investment यानी नए मशीनरी, फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट खरीदना। और थर्ड? And third, residential investment यानी नए घरों का कंस्ट्रक्शन। Let's practice this formula. Pause and say, gross value added, GVA, equals value of output, value of intermediate consumption. In short, the product method sums up the value added by all firms in the economy to calculate GDP, smartly avoiding the double counting error. Topic 4. Expenditure method. Broad micro theme. Measuring what we spent. चलो, अब दूसरे मेथड पर आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, इसका हेडिंग है जीडीपी थ्रू द लेंस ऑफ स्पेंडिंग। C plus I plus G plus X minus M. इस मेथड में हम एक कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए टोटल एक्सपेंडिचर यानी खर्च को ऐड करते हैं। लॉजिक वही है। हाँ, अगर प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है तो हम टोटल खर्चा गिनकर भी टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। सोचो, एक इकोनॉमी में टोटल खर्चा कौन करता है? 4 लोग करते हैं। कौन? नंबर 1, आप और हम, यानी प्राइवेट हाउस होल्ड्स। इसे कहते हैं कंजम्पशन, C। ठीक है। नंबर 2, बिजनेसेस, जो नए मशीन्स, फैक्ट्रीज खरीदते हैं। इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, I। ओके। नंबर 3, सरकार जो रोड्स, स्कूल्स, सैलरीज पर खर्च करती हैं। इसे कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, G। सही। और नंबर 4, फॉरेनर्स जो हमारा सामान खरीदते हैं। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट्स, X। लेकिन एक मिनट, हम विदेशी सामान भी तो खरीदते हैं। हाँ, तो उस खर्चे को माइनस करना पड़ेगा। उसे कहते हैं इंपोर्ट्स, M। राइट। So the magical equation is GDP equals C plus I plus G plus X minus M. This equation, often associated with Keynesian economics, is one of the most famous in all of macroeconomics. It provides a powerful framework to analyze economic activity from the demand side. Let's discuss it. Okay. Introduction. Circular flow याद है? जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही खर्च भी होता है। Right. तो हम टोटल स्पेंडिंग को मेजर करके भी जीडीपी निकाल सकते हैं। इट्स एन ऑल्टरनेटिव रूट टू द सेम डेस्टिनेशन। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस इक्वेशन का फायदा ये है कि ये हमें बताता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ से आ रही है। इसको डिमांड साइड एनालिसिस कहते हैं। Exactly. अब आते हैं कोर लॉजिक पर। सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम आप जैसे हाउस होल्ड्स जो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करते हैं। यही सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ना? यूजुअली यस। फिर है आई, ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। बिजनेसेस द्वारा न्यू कैपिटल गुड्स और इन्वेंट्रीज पर किया गया खर्च। इसमें रेजिडेंशियल हाउसिंग भी आता है। करेक्ट। याद रखना, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये रियल फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। Got it. फिर आता है जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार द्वारा गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च। इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आते। जैसे पेंशन्स। हाँ। और आखिर में XM यानी नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स यानी X हमारे गुड्स पर फॉरेनर्स का खर्च है और इंपोर्ट्स M हमारा फॉरेन गुड्स पर खर्च है। सो X इज एन इंजेक्शन एंड M इज अ लीकेज। परफेक्ट। अब इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि ये मेथड पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। क्या लोग कम खर्च कर रहे हैं, C इज डाउन, या इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, I इज डाउन। फिर उसी हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है। मेक सेंस। तो कंक्लूजन ये है कि बाय समिंग अप ऑल द फाइनल स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी बाय दीस 4 एजेंट्स, द एक्सपेंडिचर मेथड प्रोवाइड्स अनदर रिलायबल एंड इंसाइटफुल वे टू कैलकुलेट GDP। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। लेट्स टैकल सम कॉमन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन। सरकार जो पेंशन देती है वो जी में काउंट क्यों नहीं होती? क्योंकि पेंशन एक ट्रांसफर पेमेंट है। सरकार ने पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में दे दिया। अच्छा। इसके बदले में करंट ईयर में कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जी में सिर्फ वही स्पेंडिंग आती है जिसके बदले सरकार को डायरेक्टली कोई गुड या सर्विस मिलती है। ओके, अगर मैं एक सेकंड हैंड कार खरीदता हूँ तो वो C में आएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो कार जिस साल प्रोड्यूस हुई थी उस साल के जीडीपी में ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। जीडीपी सिर्फ करंट ईयर में प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है। अच्छा। अच्छा। हाँ,
लेकिन उस सेल को फैसिलिटेट करने वाले डीलर का जो कमीशन है वो जरूर काउंट होगा। क्योंकि वो एक करंट सर्विस है। सही। कैन नेट एक्सपोर्ट्स बी नेगेटिव? बिल्कुल। इनफैक्ट फॉर मेनी कंट्रीज लाइक द यूएस एंड इंडिया इट इज ऑफन नेगेटिव। जब एक देश इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट्स कम, यानी M इज ग्रेटर देन X, तो नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव होते हैं। इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। एग्जैक्टली। In this equation, C plus I plus G plus X minus M, which is the most unstable component, the one that fluctuates the most? The source clearly mentions that investment I is the most unstable or volatile component. Consumption stable रहता है? Relatively. But business confidence और interest rate से इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। और आखिरी सवाल, इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया खर्च इसमें क्यों नहीं है? For the exact same reason as the product method, to avoid double counting. Right. ये फाइनल एक्सपेंडिचर का सम है। एक कार कंपनी जो स्टील खरीदती है वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। जब आप कार खरीदते हैं एज अ फाइनल यूजर, तो उस स्टील की वैल्यू आपकी कार की प्राइस में ऑलरेडी शामिल होती है। Pause the audio and say the magical equation out loud. GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. In short, the expenditure method calculates GDP by adding up all the money spent on final goods and services by households, businesses, the government, and foreigners. Topic 5, income method. Broad micro theme. Measuring what we earn. और अब तीसरा और आखिरी मेथड, इनकम मेथड। इसका हेडिंग है ट्रेसिंग द मनी टू इट्स सोर्स, फैक्टर इनकम्स। ये मेथड नेशनल इनकम को मेजर करता है by summing up all the incomes earned by the factors of production. ऑब्जेक्ट वही है। जितना वैल्यू क्रिएट हुआ है उतनी ही इनकम भी जनरेट हुई होगी। बिल्कुल। लेट्स यूज एन एग्जांपल। एक फैक्ट्री में जो वैल्यू एडेड जनरेट हुई वो कहाँ जाती है? नंबर 1, वर्कर्स को वेजेस एंड सैलरीज W के फॉर्म में। ठीक है। नंबर 2, लैंडलॉर्ड को रेंट R के फॉर्म में। सही। नंबर 3, जिन्होंने पैसा लगाया यानी कैपिटल, उनको इंटरेस्ट I के फॉर्म में। राइट। और बचा हुआ सब कंपनी ओनर यानी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट के फॉर्म में। करेक्ट। जब हम पूरी इकोनॉमी के लिए इन सभी इनकम्स को W प्लस R प्लस IIN प्लस P को जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द कॉइन। जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही खर्च हुआ और उतना ही लोगों ने अर्न किया। लेट्स डिस्कस इट। ओके। Introduction. This method directly links economic output to the earnings of the population. It answers the question, who gets the money? इसका बैकग्राउंड क्या है? This method is particularly useful for analyzing how the economic pie is distributed. क्या ज्यादा पैसा वर्कर्स के पास जा रहा है या कैपिटल ओनर्स के पास? इनकम इनइक्वालिटी समझने के लिए? Exactly. अब आते हैं कोर लॉजिक पर। इसके कंपोनेंट्स हैं wages and salaries, यानी compensation of employees. ठीक है। फिर रेंट, लैंड और प्रॉपर्टी से इनकम, इंटरेस्ट, कैपिटल से इनकम, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड। प्रॉफिट के भी पार्ट्स होते हैं। हाँ। प्रॉफिट्स को आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी है GDP इक्वल्स W प्लस P प्लस IN प्लस R। इससे हमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। एग्जाम्पल से प्रूव होता है ये। हाँ, सोर्स में एक एग्जाम्पल है फर्म्स A और B का। फर्म A 20 वेजेस देती है और 30 प्रॉफिट रखती है। फर्म B 60 वेजेस देती है और 90 प्रॉफिट रखती है। टोटल वेजेस इक्वल्स 20 प्लस 60 इक्वल्स 80। टोटल प्रॉफिट्स इक्वल्स 30 प्लस 90 इक्वल्स 120। टोटल फैक्टर इनकम इक्वल्स 80 प्लस 120 इक्वल्स 200। ये उस एग्जाम्पल में कैलकुलेट किए गए GDP के बराबर है। इट प्रूव्स द आइडेंटिटी। सो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इसका यही है कि इनकम इनइक्वालिटी का अंदाजा लगता है। राइट। देश की इनकम में वेजेस का शेयर कितना है और प्रॉफिट्स का कितना, इस डेटा से गवर्नमेंट सोशल पॉलिसीज डिजाइन कर सकती है। कंक्लूजन ये है कि बाय समिंग ऑल फैक्टर इनकम्स वी गेट अ थर्ड कंसिस्टेंट मेजर ऑफ GDP, कंप्लीटिंग द ट्रायड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ग्रेट। चलो कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं। आई हैव हर्ड द टर्म ऑपरेटिंग सरप्लस। ये क्या फैक्टर इनकम का पार्ट है? यस। ऑपरेटिंग सरप्लस एक टेक्निकल टर्म है जो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स इन तीनों को कलेक्टिवली डिस्क्राइब करता है। अच्छा। सो यू कैन ऑल्सो से फैक्टर इनकम इक्वल्स compensation of employees plus operating surplus. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, क्या ये इनकम मेथड में काउंट होते हैं? आफ्टर ऑल वो तो शेयर होल्डर्स को मिले ही नहीं। Yes, बिल्कुल। लेकिन क्यों? वो फर्म का प्रॉफिट है विच इज अ फैक्टर इनकम। भले ही वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो, इट वाज स्टिल अर्न्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाय द फर्म। राइट। इनकम मेथड अर्न्ड इनकम को मेजर करता है, रिसीव्ड को नहीं। करेक्ट। व्हाट अबाउट द मनी आई मेक फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? अगर मैं स्टॉक से पैसा कमाता हूं तो क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा। इसे करंट ईयर में कोई न्यू गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुई है। इट्स जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट, सो इट्स नॉट अ फैक्टर इनकम। इनकम मेथड से हमें GDP एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है या मार्केट प्राइस? व्हाट्स द डायरेक्ट आउटपुट? प्राइमरीली इट गिव्स अस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी NDP-FC। ओके। हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके ग्रॉस पर आते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करके मार्केट प्राइस तक पहुंचते हैं। और आखिरी सवाल,
Why is this method sometimes difficult to implement in countries like India? Because of the large informal और unorganized sector. अच्छा, छोटे दुकानदार, डेली वेज वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, इनके एग्जैक्ट इनकम का रिलायबल डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इंडिया में एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन मेथड ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं। हाँ, अक्सर। Repeat the 4 components: wages, rent, interest, profit. This is the core of the income method. In short, the income method confirms the GDP value by adding up all the money earned by factors of production in the form of wages, rent, interest, and profit. Topic 6: factor cost, basic prices and market prices. Broad micro theme, the price puzzle. Okay, ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हेडिंग है व्हाट्स द रियल प्राइस, FC, BP एंड MP. बेसिकली एक ही प्रोडक्ट की 3 अलग-अलग प्राइजेस हो सकते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस: फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोड्यूसर को असली में क्या मिला। हाँ, और मार्केट प्राइस मतलब कस्टमर ने आखिरी में क्या पे किया। लेट्स यूज अ रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो एक कंपनी ने एक बिस्किट पैकेट 8 रुपए में बनाया। ये 8 रुपए वर्कर्स, लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा में बटेंगे। ठीक है, तो ये हुआ फैक्टर कॉस्ट, FC। हाँ, अब सरकार ने फैक्ट्री पर एक फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू टैक्स लगाया। हाँ, मान लो इस टैक्स से पर पैकेट कॉस्ट 1 रुपी बढ़ गई। तो प्राइस हो गई 9 रुपीज। हाँ, ये है बेसिक प्राइस, BP। राइट। फिर सरकार ने उस बिस्किट पर GST, जो कि एक प्रोडक्ट टैक्स है, लगाया 1 रुपी का। अच्छा, तो आपने एज अ कस्टमर पे किया 10 रुपीज। ये है मार्केट प्राइस, MP। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। नाउ लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जीडीपी को मेजर करते वक्त हम कौन सी प्राइस यूज करें। राइट। मेन रिपोर्टिंग। और इसका बैकग्राउंड। ये डिस्टिंक्शन जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट की टैक्स और सब्सिडी पॉलिसीज का फाइनल प्राइसेस पर क्या असर पड़ता है और प्रोड्यूसर्स को असली में क्या मिलता है। ओके, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? द की इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्ट टैक्सेस। दोनों अलग हैं। हाँ, प्रोडक्शन टैक्सेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी, अच्छा, और प्रोडक्ट टैक्सेस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट पर पे किए जाते हैं, जैसे GST। गॉट इट। तो इसकी जर्नी ऐसी है: स्टार्ट विथ GVA एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसमें ऐड करो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो हमें मिलेगा GVA एट बेसिक प्राइसेस। करेक्ट। फिर उसमें ऐड करो नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। यानी प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। सही। तो आपको मिल जाएगा GVA एट मार्केट प्राइसेस, व्हिच इज GDP एट मार्केट प्राइसेस। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? दिस क्लैरिटी हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। अगर सरकार GST बढ़ाती है तो GDP एट मार्केट प्राइस बढ़ेगा, इवन इफ GVA एट बेसिक प्राइसेस सेम रहे। राइट। कंक्लूजन ये है कि अंडरस्टैंडिंग द जर्नी फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस इज क्रूशियल टू इंटरप्रेट GDP डेटा करेक्टली। चलो, लेट्स डू क्विक Q&A। तो अब इंडिया में हाईलाइटेड मेजर कौन सा है? GDP एट फैक्टर कॉस्ट? नहीं। As of the January 2015 revision, the CSO highlights GVA at basic prices जब वो sector wise breakdown देते हैं। और GDP एट मार्केट प्राइसेस एज द मेन एग्रीगेट मेजर। सही। सब्सिडीज का क्या रोल है इसमें? Subsidies taxes का असली में उल्टा काम करती हैं। मार्केट प्राइस को कम करती हैं। हाँ, इसलिए हम हमेशा net taxes लेते हैं, यानी taxes subsidies, जैसे कुकिंग गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है। एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म में इसको कैसे याद रखें? सिंपल है, FC plus net production taxes equals to BP ओके। and BP plus net product taxes equals to MP. FC से BP, BP से MP. It's a two-step journey. Why did India make this change from factor cost to basic prices? The main reason was to align Indian accounting practices with international standards, specifically the System of National Accounts 2008. इससे ग्लोबल कंपैरिजंस आसान हो जाते हैं। Exactly. More accurate and easier. प्रोडक्ट टैक्सेस का एग्जांपल तो GST हो गया। प्रोडक्शन टैक्स का एक और अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? Think of the annual license fee a restaurant has to pay to operate. अच्छा, ये फीस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि रेस्टोरेंट ने कितनी प्लेट्स ऑफ फूड बेची, उन्हें बस ऑपरेट करने के लिए ये फी देनी पड़ती है। This is a classic production tax. practice the flow. Factor cost to basic prices to market prices. Short. The price of a product evolves from factor cost to market price by adding net production and net product taxes, which reflects the government's fiscal impact. Topic 7. Some macroeconomic identities. Broad micro theme, the GDP family tree. Now let's explore the GDP family. इसका हेडिंग है From GDP to PDI, Tracing your take-home income. GDP एक सिंगल नंबर नहीं है, उसकी एक पूरी फैमिली है। GNP, NNP, NI, PI, PDI. और हर नंबर की अपनी एक कहानी है। बिल्कुल। एक रियल लाइफ एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दुबई में काम करता है, उसकी इनकम इंडिया की GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगी, लेकिन इंडिया की GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि GDP ज्योग्राफी देखता है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, और GNP नेशनैलिटी देखता है। इंडियंस ने दुनिया में कहीं भी कितना कमाया। एग्जैक्टली।
Now let's trace the entire journey from the big GDP number down to the money that actually ends up in your pocket. इसका इंट्रोडक्शन यही है कि हमें अलग-अलग क्वेश्चंस के लिए अलग-अलग मेट्रिक्स चाहिए. इंडिया में कितना प्रोड्यूस हुआ इज अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंडियंस ने कितना कमाया. करेक्ट. इसका बैकग्राउंड है कि these identities help us move from a broad measure of production to a specific and more relevant measure of disposable income. This journey is like peeling an onion. ओके, तो कोर लॉजिक यानी जर्नी क्या है? Step 1. Start with GDP at market price. Total value of final goods and services produced within the domestic territory of India. ठीक है. Step 2. To get GNP at market price, GNP equal to GDP plus net factor income from abroad. NFIA मतलब? Income earned by Indians abroad minus income earned by foreigners in India. Got it. Step 3. To get NNP at market price, NNP equals to GNP depreciation. इससे एक सस्टेनेबल पिक्चर मिलती है. Right. Step 4. To get national income, which is technically NNP at factor cost. इसका formula है NI equal to NNP MP minus net indirect taxes. ओके. Step 5. To get personal income, PI. इसके लिए PI equals to NI undistributed profits, corporate tax plus transfer payments. ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड्स को असली में रिसीव होती है. Correct. और last step, step 6, to get personal disposable income, PDI. PDI equals to PI, personal taxes, non-tax payments. ये है फाइनल टेक होम इनकम. सही. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि PDI growth is a great indicator of how consumer demand might change in the future. तो PDI असली रियलिटी चेक है. बिल्कुल. So the conclusion is कि while the government reports a huge GDP number, PDI is the number that tells retailers whether people actually have more money in their pockets to spend. This flow is super important. Let's do a rapid fire round to solidify this. एक कोरियन कंपनी होंडा है जो इंडिया में कार्स बना रही है. उसका प्रॉफिट इंडिया के जीडीपी में आएगा या जीएनपी में? उसका प्रॉफिट इंडिया के जीडीपी में आएगा क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया की ज्योग्राफी में हुआ. राइट. बट वो इंडिया के जीएनपी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इन द NFIA कैलकुलेशन क्योंकि वो फॉरेन ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है. डिप्रिसिएशन माइनस करना क्यों जरूरी है एनएनपी के लिए? जीएनपी से काम क्यों नहीं चलता? टू गेट अ मेजर ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन, इमेजिन आपका जीएनपी बढ़ रहा है बट आप अपनी मशीन्स को बहुत तेजी से घिसा रहे हैं और रिप्लेस नहीं कर रहे. तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है. एग्जैक्टली. एनएनपी हमें कैपिटल कंजम्पशन को अकाउंट फॉर करके एक क्लियरर पिक्चर देता है. ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, बट पर्सनल इनकम में ऐड क्यों होते हैं? ग्रेट क्वेश्चन. क्योंकि भले ही ये अर्न्ड फैक्टर इनकम ना हो, ये हाउस होल्ड्स को रिसीव तो होते हैं और उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ाते हैं. राइट. पीआई का एम ही ये मेजर करना है कि हाउस होल्ड्स के पास असली में खर्च करने के लिए कितना पैसा आ रहा है. और कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ये नेशनल इनकम का पार्ट है बट पर्सनल इनकम का नहीं. ऐसा क्यों? सेम लॉजिक. एनआई मेजर करता है टोटल अर्न्ड इनकम, प्रॉफिट अर्न तो हुआ, लेकिन पीआई मेजर करता है रिसीव्ड इनकम बाय हाउस होल्ड्स. करेक्ट. कॉर्पोरेट टैक्स सरकार को चला गया और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फर्म के पास ही रह गया. ये दोनों चीजें हाउस होल्ड्स को नहीं मिली. वन लास्ट टर्म, व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? इट इज NNP at market prices plus other current transfers from the rest of the world, जैसे गिफ्ट्स, एड, रेमिटेंसेस. ओके. It gives an idea of the maximum amount of goods and services the domestic economy has at its disposal. Try to draw the flowchart yourself on a piece of paper. GDP minus GNP minus NNP minus II minus PI minus PDI. This will really help you remember. In short, the various national income aggregates provide different perspectives, moving from total production within a country, GDP, to the actual in-hand spending money of households, PDI. Topic 8. Nominal and real GDP. Broad micro theme, the inflation illusion. Now, for a very, very important concept that you will hear in the news all the time. इसका heading है Real versus Nominal. Is the economy really growing? Simply put, nominal GDP current year की prices पर calculate होता है. Okay. Real GDP एक fixed base year की prices पर calculate होता है. Real GDP ही असली growth बताता है. Let's use the simple example from the source. It's brilliant. हाँ. Imagine year 2011 is the base year. हमने 100 ब्रेड्स प्रोड्यूस किए at 10 rupees per bread. तो nominal GDP बराबर 1000 रुपए. और बेस ईयर में रियल जीडीपी भी is equal to 1000. राइट. अब आते हैं ईयर 2012 में. हमने 110 ब्रेड्स प्रोड्यूस किए बट महंगाई के कारण प्राइस हो गई 15 रुपए पर ब्रेड. ठीक है. तो nominal GDP at 2012 prices is equal to 110 into 15 is equal to 1650. ऐसा लगेगा कि इकोनॉमी 6.5% ग्रो हो गई. वाओ. हाँ. But real GDP at 2011 prices is equal to 110 into 10 is equal to 1100. तो असली फिजिकल ग्रोथ इन प्रोडक्शन सिर्फ 10% हुई है. Exactly. This example perfectly shows the inflation illusion. इंट्रोडक्शन. अगर GDP सिर्फ इसलिए बढ़ गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई, तो क्या असली में देश अमीर हुआ? Obviously not. रियल GDP इसी इन्फ्लेशन के इफेक्ट को रिमूव करके हमें असली पिक्चर दिखाता है. इसका बैकग्राउंड क्या है? During periods of high inflation, nominal GDP can give a very misleading picture of economic progress. Okay. Economists developed the concept of real GDP to measure the true change in the volume of production. ठीक है. इसका कोर लॉजिक. Nominal GDP measures production at current market prices. Real GDP measures production at constant base year prices. और इन दोनों के बीच का लिंक?
वो है जीडीपी डिफ्लेटर। ये एक प्राइस इंडेक्स है जो बताता है कि बेस ईयर से अब तक प्राइसेस ऑन एन एवरेज कितनी बढ़ी है। इसका फॉर्मूला क्या है? GDP deflator equals nominal GDP real GDP into 100. In our example, 16,000 on 100 into 100 equals 150. इसका मतलब बेस ईयर से अब तक प्राइसेस 50% बढ़ गई हैं। CPI और WPI भी होते हैं ना? हाँ, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर द्वारा खरीदे जाने वाले एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस में चेंज को मेजर करता है। ये आम आदमी की महंगाई का बेस्ट इंडिकेटर है। राइट। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पर गुड्स की प्राइस में चेंज को मेजर करता है। इसमें सर्विसेज नहीं आती। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि रियल GDP ग्रोथ ही हेडलाइन नंबर होता है। Yes, all major economic forecasts by the RBI, World Bank और IMF use real GDP. Conclusion ये है कि to get a true picture of economic growth, we must always look at real GDP. Nominal GDP can be a liar. Let's clear some doubts. CPI और GDP डिफ्लेटर में मेन डिफरेंसेस क्या है? They both measure prices. 3 मेन डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है, जबकि सीपीआई सिर्फ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को। Okay. नंबर 2, सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स जैसे पेट्रोल की प्राइसेस भी आती हैं, जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं आती। क्योंकि वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। सही। और नंबर 3, सीपीआई में गुड्स का वेट कांस्टेंट रहता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से हर साल चेंज होता है। बेस ईयर कैसे चूज किया जाता है? एनी रैंडम ईयर? नहीं, बेस ईयर एक नॉर्मल स्टेबल साल होना चाहिए जिसमें कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक ना आया हो, जैसे ड्रॉट, वॉर या पेंडेमिक। इंडिया में अभी 2011-12 यूज हो रहा है। राइट। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करंट ईयर में प्राइसेस बेस ईयर के कंपैरिजन में ऑन एन एवरेज कम हो गई हैं। इस सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं। कैन रियल जीडीपी बी हायर देन नॉमिनल जीडीपी? यस, अगर करंट ईयर में प्राइसेस बेस ईयर से कम हो जाएं, यानी डिफ्लेशन हो, तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा होगा। इट्स रेयर बट पॉसिबल। Why is WPI sometimes called Producer Price Index, PPI? Because it reflects the prices from the producers or wholesalers' perspective before retail markups and final taxes are added. Okay, factory gate level prices. Exactly. Practice this definition. Real GDP measures the volume of production adjusted for inflation. In short, real GDP removes the effect of price changes, giving us a true measure of whether an economy is producing more goods and services. Topic 9, GDP and welfare. Broad micro theme, the happiness index. And this brings us to our final and perhaps most important topic. इसका heading है, Is GDP the ultimate goal? The limitations. Higher GDP का मतलब generally higher income और better material well-being होता है। ये सच है। But GDP को welfare यानी खुशहाली का परफेक्ट मेजर मानना एक बहुत बड़ी गलती होगी। Exactly. एक शहर में एक बड़ी फैक्ट्री लगने से जीडीपी बहुत बढ़ गया, लोगों को जॉब्स मिले, बट उस फैक्ट्री ने इतना पोल्यूशन किया कि लोगों की हेल्थ खराब हो गई और एक नदी मर रही। यहाँ जीडीपी बढ़ा, बट क्या वेलफेयर बढ़ा? शायद नहीं। दिस इज द कोर ऑफ द डिबेट। लेट्स डिस्कस दिस क्रिटिकली। इंट्रोडक्शन। हम सब चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, जीडीपी ग्रो करे, बट इस रेस में क्या हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पीछे छोड़ रहे हैं? बैकग्राउंड यह है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम जीडीपी ग्रोथ वाज सीन एज द प्राइमरी गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। बट नाउ पीपल आर लुकिंग बियॉन्ड जीडीपी। Yes, economists like Amartya Sen and Joseph Stiglitz have highlighted the need to look at factors like human development, health, education, and environmental quality. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स? 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ सकता है, बट हो सकता है सारा फायदा सिर्फ कुछ अमीर लोगों को हो और गरीब हो जाए। द पाई गेट्स बिगर, बट मोस्ट पीपल गेट अ स्मॉलर स्लाइस। सही। दूसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। हमारे घरों में स्पेशली विमेन जो इनवैल्यूएबल काम करती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाई जाती, वो जीडीपी में काउंट नहीं होता। राइट। इसलिए जीडीपी असली प्रोडक्टिव एक्टिविटी को अंडर एस्टिमेट करता है। और तीसरा प्रॉब्लम? एक्सटर्नैलिटीज। ये वो बेनिफिट्स या हार्म्स हैं जो एक फर्म या इंडिविजुअल दूसरों को पहुंचाता है, बट उसके लिए उसे कोई पेमेंट या पेनल्टी नहीं मिलती। एग्जाम्पल? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, फैक्ट्री का पोल्यूशन जीडीपी इसको अकाउंट नहीं करता। इनफैक्ट पोल्यूशन साफ करने और बीमारी का इलाज करने पर जो खर्चा होता है वो जीडीपी को और बढ़ा देता है। तो जीडीपी वेलफेयर को ओवर एस्टिमेट करता है। एग्जैक्टली। और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी होती है, जैसे एक कंपनी ने एक सुंदर पार्क बनाया जिसे आसपास के लोग भी फ्री में यूज कर रहे हैं, ये बेनिफिट जीडीपी में काउंट नहीं होता। सो इट अंडर एस्टिमेट्स वेलफेयर। करेक्ट। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट यह है कि इन लिमिटेशंस की वजह से अब दूसरे इंडाइसेस जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। राइट, जो हेल्थ और एजुकेशन को भी कंसीडर करता है। बिल्कुल। सो द कंक्लूजन इज कि जीडीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ अ नेशंस वेल-बीइंग। It tells us about the size of the economic pie. But not how it's distributed, what was left out, or what externalities were created while baking it. Let's do a final Q&A. जीडीपी के अलावा और कौन से इंडिकेटर्स हैं वेलफेयर मेजर करने के लिए?
द मोस्ट फेमस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, फिर ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस GNH है जो भूटान में फेमस है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. बार्टर एक्सचेंज जीडीपी में काउंट क्यों नहीं होता है? इट्स स्टिल अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज. Because there's no money involved, GDP is the monetary value of final goods and services. जहां मनी ट्रेल नहीं, वहां ऑफिशियल अकाउंटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है. दिस इज अ पैराडॉक्सिकल वन. अगर सरकार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर बहुत खर्च करे तो इससे जीडीपी बढ़ेगा? Yes, government spending, G बढ़ेगा. It's a bit of a paradox है ना? हाँ, the act of polluting doesn't reduce GDP, but the act of cleaning up that pollution increases GDP. सही. So is it possible for a country with a lower GDP to have higher welfare than a country with a higher GDP? Absolutely possible. अगर लोअर GDP वाली कंट्री में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल है, पोल्यूशन कम है, क्राइम रेट कम है और लोगों के पास फ्री लेजर टाइम ज्यादा है, हाँ. तो उनका ओवरऑल वेलफेयर शायद एक हायर GDP कंट्री से ज्यादा हो. बिल्कुल. How does the source cartoon with the parachute relate to this? The cartoon shows one rich person enjoying a comfortable ride in a big GDP parachute, while many poor people are left on the ground looking up. It perfectly illustrates the problem of unequal distribution. Yes, the parachute, yani economy, is flying high, but it's only carrying one person. Practice the three limitations: distribution, non-monetary exchanges, and externalities. In short, while GDP is a crucial measure of economic activity, it fails to capture income distribution, non-market activities, and externalities, making it an imperfect measure of overall welfare. Wow, what an incredibly detailed session. तो चलो एक final quick recap करते हैं. The broad micro theme was national income accounting. हमने देखा कि एक देश की economic health को कैसे measure किया जाता है. Let's summarize. Bullet point 1, हमने macroeconomics के basic building blocks से start किया. Final versus intermediate goods, stocks versus flows, and the concept of depreciation. ये vocabulary आगे के लिए बहुत जरूरी थी. Bullet point 2, फिर हमने circular flow of income model देखा और जाना कि national income को 3 तरीकों से measure किया जा सकता है और तीनों से same ये आंसर आना चाहिए. Product method, expenditure method, and income method. ठीक है. C plus I plus G plus X minus M and wages plus rent plus interest plus profit. Bullet point 3, हमने GDP family tree को समझा. The journey from GDP to GNP, NNP, NI, and finally to PDI, which is the actual take-home income. The peeling the onion analogy. Huh. Bullet point 4, we learned the critical difference between nominal GDP and real GDP and why real GDP is the true indicator of economic growth. It removes the illusion of inflation. Right. And bullet point 5, finally, हमने GDP को critically देखा और उसकी limitation समझी. How it ignores income distribution, non-monetary work, and externalities, making it an imperfect measure of a country's true welfare. Fantastic. अब करने का time है कि कितना याद रहा. Try to answer these 6 questions for yourself. 1. What is value added and why is it crucial to avoid double counting? 2. Write down the full expenditure method equation for GDP. What does each component stand for? 3. What is the core difference between GDP and GNP? Give an example of an income that is in India's GNP but not its GDP. 4. If nominal GDP grew by 10% and inflation, as measured by the GDP deflator, was 6%, what was the approximate real GDP growth? 5. What is a negative externality and how does it make GDP an overestimate of welfare? Give an example. 6. List the 3 main deductions you need to make to go from national income NI to personal income PI. आज के लिए आपका एक सिंपल सा चैलेंज. अपने घर में देखो और 5 आइटम्स की लिस्ट बनाओ. 2 फाइनल कंजम्पशन गुड्स, 2 कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड 1 कैपिटल गुड. अगर पॉसिबल हो या इमेजिन करो. हाँ, और रीजन लिखो कि आपने उन्हें उस कैटेगरी में क्यों रखा. इट्स अ फन एक्सरसाइज दैट विल सॉलिडिफाई दीज कॉन्सेप्ट्स. वी होप कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग अब आपके लिए एक सॉल्व्ड पजल जैसा है. ये कॉन्सेप्ट्स ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही. अगर आपको ये सुपर डिटेल लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमें सपोर्ट करें. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला डीप ड्राइव किस टॉपिक पर चाहते हैं. Until next time, keep questioning, keep learning. दोस्त फिर मिलेंगे. Imagine